ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट है। एक भी डॉक्टर रमन सिंह या उनकी किसी मंत्री को गिरफ्तार किया क्या? 3 साल, करीब 3 साल तक जांच एजेंसियां जिस व्यक्ति की तलाश कर रही थीं, वो अचानक खुद ईओडब्ल्यू दफ्तर पहुंचता है और वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, क्योंकि जांच एजेंसी का दावा है कि इसके तार छत्तीसगढ़ के 3 बड़े कथित घोटालों कोयला, शराब और धान से जुड़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी है या जांच अब उस राजनीतिक फंडिंग की दिशा में बढ़ रही है जिसकी चर्चा लंबे समय से होती रही है? और आखिर उस डायरी में ऐसा क्या लिखा था जिसने इस पूरे मामले को नई दिशा दी? अग्रवाल जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, पूर्व कोषाध्यक्ष रहे और पार्टी में ये व्यवस्था है कि उनके नहीं रहने के बाद में जो दूसरी सूची आई उसमें कोषाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई थी और उस हमारे पार्टी के संविधान के नियम के तहत जो उसका जो कार्यभार है वो वर्तमान में प्रदेश के प्रभारी महामंत्री मलकी सिंह गेंदू जी, क्योंकि कोषाध्यक्ष के बिना तो पार्टी के संगठन का काम चलेगा नहीं। भले इनके बीच का व्यक्ति हो और उसके लिए ये उसको सस्पेंड क्यों नहीं करते? आज तक क्या आपने देखा कि जो कवासी लखमा जब गिरफ्तार हुए, जेल गए, तो क्या कभी उनको ये हुआ कि कभी उन्होंने ऐसी कोई कोशिश की हो कि जो है कवासी लखमा को सस्पेंड कर दे? नहीं करे। कहानी शुरू होती है 2020 से 2022 के बीच। इसी दौरान छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन और खनन कारोबार से जुड़े लोगों से कथित तौर पर प्रति टन के हिसाब से अवैध वसूली होने के आरोप लगे। ईडी और बाद में ईओडब्ल्यू की जांच में दावा किया गया कि इस पूरे नेटवर्क के जरिए लगभग 540 करोड़ रुपए की अवैध लेवी वसूली गई। जांच के दौरान कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के ठिकानों से एक डायरी बरामद होने का दावा किया गया। यहीं से जांच ने नया मोड़ लिया। ईओडब्ल्यू का कहना है कि डायरी में कांग्रेस भवन के नाम पर करोड़ों रुपए की एंट्रियां दर्ज थीं। विवेचना के दौरान एजेंसी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ये राशि कथित तौर पर राम गोपाल अग्रवाल के माध्यम से कांग्रेस भवन तक पहुंची। राम गोपाल अग्रवाल जो उस वक्त कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। ये जांच एजेंसी का दावा है, इन आरोपों की पुष्टि अदालत में होना अभी बाकी है। इसी बीच जांच में सहयोग नहीं मिलने का हवाला देते हुए विशेष अदालत से राम गोपाल अग्रवाल के खिलाफ स्थायी वारंट भी जारी किया गया था और अब 17 जुलाई तक राम गोपाल अग्रवाल एसीबी ईओडब्ल्यू की रिमांड पर हैं। ईओडब्ल्यू की पूछताछ अब सिर्फ कोयला लेवी तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसी शराब घोटाले और धान से जुड़े कथित मामलों में भी राम गोपाल अग्रवाल से सवाल कर रही है। शराब मामले में एजेंसी का दावा है कि अनवर ढेबर और उनके सहयोगियों के जरिए करोड़ों रुपए कांग्रेस भवन तक पहुंचे। धान के मामले में जांच एजेंसी का कहना है कि रोशन चंद्राकर के माध्यम से भी करोड़ों रुपए कांग्रेस भवन तक पहुंचाए गए। यानी जांच एजेंसी की थ्योरी ये है कि 3 अलग अलग मामलों की कथित धनराशि एक ही बिंदु पर जाकर मिलती है। यही वजह है कि राम गोपाल अग्रवाल की भूमिका को जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इसी क्रम में उनके बेटे वैभव अग्रवाल से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन यहाँ फिर वही कानूनी तथ्य महत्वपूर्ण है। ये सभी निष्कर्ष अभी विवेचना का हिस्सा हैं। अब सवाल सिर्फ जांच का नहीं, राजनीति का भी है। एक तरफ बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध कह रही है। इसलिए जब रामगोपाल अग्रवाल को आज कोर्ट में पेश किया गया तो सारे कांग्रेस नेता कोर्ट में जमा हो गए, समर्थन में खड़े हो गए। बीजेपी जहां इसे कानून की सामान्य प्रक्रिया बता रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट है जिसमें जांच एजेंसियों के माध्यम से अमल किया जा रहा है। ये पहली घटना नहीं है। लगातार जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, इसी प्रकार से जांच एजेंसियों को पार्टी कार्यालय की तरह चलाने के लिए विपक्ष दल के नेताओं को डराने, धमकाने और जेल भेजने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसी का ये हिस्सा है। ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार आपने देखा कि किस तरह से, एक उदाहरण तो मैं भाजपा के वर्तमान नेता के संदर्भ में देना चाहता हूँ। चिंतामणि महाराज जी हमारी पार्टी में थे तो सम्मानीय विधायक थे, उन पर कोल परिवहन का आरोप लगा, बाकायदा ईडी ने एफआईआर में नाम डाला और डराया गया उनको, जिस प्रकार से भाजपा का पूरे देश में चरित्र है। और उसके बाद ये डर दिखाया जाता है कि आप जेल जाइए या भाजपा में आइए। भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल गए, आज भाजपा के सांसद हैं, सारी जांच रोक दी गई। जब वो इनकी सरकार आ गई
तो इनकी जब सरकार आई तो कभी इन्होंने कोई एक भी डॉक्टर रमन सिंह या उनकी किसी मंत्री को गिरफ्तार किया क्या? आरोप लगाना आसान है, झूठ बोलना आसान है, लेकिन झूठे नैरेटिव बनाना बहुत ही इनके लिए और आसान हो जाता है। तो ये झूठ जो है जनता ने क्या है आज उखाड़ फेंका ना। इसी कारण से तो 2023 में क्यों आ रही है? क्योंकि इन्होंने एक झूठा नैरेटिव गढ़ा कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार जो है घपले कर रही, घोटाले कर रही है। घोटाले जबकि इन्होंने किया पूरा 5 वर्ष। और अगर ये गलत थे तो ईडी कार्रवाई कर रही थी, तो आपको लगता है कि ईडी कार्रवाई गलत है, तो क्या जज भी गलत है? क्या अदालतें भी गलत है? गिरफ्तार तो जब करी तो कोर्ट उसको जमानत क्यों नहीं दी? कई समय तक उनको जमानतें नहीं दी हैं। आज अगर रामगोपाल अग्रवाल जी की बात करें हैं तो रामगोपाल अग्रवाल जी अगर कल तो सरेंडर करें हैं तो किस कारण से करें? 3 साल से तो जमानत के लिए प्रयास करते थे और 3 साल से फरार थे। तो उनको समझ में आया ना कि भाई गिरफ्तार तो होना पड़ेगा या सरेंडर तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो कोर्ट तो जमानत देने वाले नहीं। कोर्ट क्यों जमानत नहीं दी? क्योंकि कोर्ट में ये साबित हो रहा है कि आपके एविडेंस मजबूत है, मतलब जो ईडी ने कार्रवाई करी है तो इनके खिलाफ जो एविडेंस मजबूत है, इसके कारण सारी चीज़ें कर रही हैं। तो ये इस प्रकार से झूठा नैरेटिव जो गढ़ते हैं, ये तो कांग्रेस की रीति और नीति रही है। पूर्ण बात एक कहना चाहता हूं तृप्ति जी, 2 जनवरी 2026 को चैतन्य बघेल जी के जमानत का फैसला आया। उस मामले में जो कोर्ट ने कार्रवाई की, जो कोर्ट ने कथन किया है, जो रिकॉर्डेड फैसला है, जो 83 बिंदुओं का है, एक बार सबको पढ़ लेना चाहिए। जिनको भी ये संशय है कि ये सरकार कैसे कार्रवाई करती है, दुर्भावना होती है उसमें कि नहीं, पटकथा कौन लिखता है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिनको आरोपी बनाया गया था लक्ष्मी नारायण बंसल, जिनके खिलाफ परमानेंट गिरफ्तारी वारंट था, वो व्यक्ति आता है, जांच एजेंसियों को बयान देता है और उसके बयान के आधार पर चैतन्य बघेल जी की गिरफ्तारी होती है, उनको जेल भेज दिया जाता है। और जो आरोपी जिन पर शराब सप्लाई करने का आरोप था, जो पहले आरोपी बनाए गए थे, वो आके जांच एजेंसियों को बयान देके चले जाता है। उसमें मैं कोट कर रहा हूं जो कोर्ट ने कहा कि लक्ष्मी नारायण बंसल के बयान पर भरोसा तो किया, लेकिन जब वही आरोपी पुलिस के सामने था तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी मौजूद था, तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसे खुलेआम घूमने की अनुमति देना यह दर्शाता है कि जांच पारदर्शी नहीं था। कानून का ऐसा चुनिंदा इस्तेमाल, फिर से मैं कोट कर रहा हूं, कानून का ऐसा चुनिंदा इस्तेमाल न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। ये हाईकोर्ट ने कहा 2 जनवरी 2026 को। यहाँ किसी के अंडर में काम नहीं करती, एजेंसियाँ स्वतंत्र है, संवैधानिक संस्था है। और मेरे को याद है कि जब भूपेश बघेल की सरकार थी, कार्रवाई जब वो कर रही थी तो उन्होंने एजेंसियों पर भी आरोप लगा दिया था। तो चना मुर्रा टाइप का उन्होंने आरोप लगा दिया था, ये सब जानते हैं। तो ये ऐसा नहीं चलता। देखिए, एजेंसियां हैं, संवैधानिक संस्था है, किसी कहने पे नहीं चलती, वो कार्रवाई करती हैं। अगर वो गलत हैं तो फिर अदालतें इस बात को साबित कैसे कर रही हैं कि ये गलत काम कर रहे हैं, इनको जेलों में ठूसा जाए। क्यों इनके अब आप देखिए कि भूपेश बघेल के जो साथी रहे, चाहे वो तत्कालीन मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर अंदर, सूर्यकांत त्रिपाठी जो उसके मुखिया रहे वो अंदर, उसके अलावा आप देखिए तो सुपर सीएम के नाम से इनकी जो अधिकारी भी अंदर थी। अगर आप सिर्फ नेता के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस जिस प्रकार से आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को बदनाम करने की इस प्रकार से काम करती है, बदनाम करने की बात है तो फिर अधिकारी तो आपके नहीं है ना, अधिकारी तो सरकार का, शासन का है। तो अधिकारी कैसे अंदर हो रहा है? अधिकारियों को क्यों जमानत नहीं मिली? चाहे वो सौम्य चौरसिया हो, चाहे वो टुटेजा जी जैसे लोग हो, या साहू IAS साहू नहीं। तो ये आप भी जानती है, जो सच्चाई ये है कि अदालतें इनको छोड़ नहीं रही हैं। इन्होंने जनता के साथ दगाबाजी करी, जनता के पैसों को लूटा, खसोटा। आप अंदाज लगाइए, अभी 6000 करोड़ के घोटाले में वो ओमान में गिरफ्तार हुआ है सौरभ चंद्राकर, और उसकी डायरी में जो उसके साथ ही रवि उत्पल और लोग जो सब थे, तो ये सूर्यकांत की डायरी में मिला सारी चीज़ कि हम लोग 25 रुपये टन जो है लेवी लेते थे कोल की। भारतीय जनता पार्टी अपने कुशासन से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे षड्यंत्र रचती है। खास तौर पर जब विधानसभा चुनाव था उसके पहले ये आरोप लगाते थे, अभी तो फिर दावा किया जा रहा है कि वो जो महादेव सट्टा ऐप के मास्टरमाइंड पकड़े गए। ये तीसरी चौथी बार है, एक बार बोले लंका में, 2 बार बोले दुबई में गिरफ्तारी हो गई थी। दर्जनों ऐप चल रहे हैं सट्टा के, किसके संरक्षण में हो रहे हैं? सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है केंद्र सरकार के। ये विज्ञापन आ रहे हैं, तो इन सट्टा ऐप को किसका संरक्षण है? अभी तो आने तो दीजिए सौरभ चंद्राकर को। अभी जो सट्टा किंग है
वो तो जब उसकी डायरी में से बहुत सारी चीज़ निकली, जब वो साबित बताएगा कि मेरे को संरक्षण किसने दिया और मैं कितना पैसा दिया हूँ, वो साबित होगा, तो वो आपको ये भी समझ में आएगा कि उसके जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु तत्कालीन मुख्यमंत्री सीएम बघेल जी आएंगे इसके केंद्र बिंदु में। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको आरोप लगाना आसान है, लेकिन आज तो साबित हो रहा है। ये तो इन्होंने झूठे आरोप लगाए हमारे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में, और एक भी साबित नहीं कर पाए, एक नेता हमारा गिरफ्तार नहीं हुआ। रिश्तेदारों का दूसरे दल से संबंध होना कोई अपराध तो है नहीं, और ये पहली घटना है नहीं। भाजपा के बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े नेता जो हैं, उनके भी दूसरे दलों में रिश्तेदारी है, और ये उनका व्यक्तिगत मामला है। व्यावसायिक कारोबार, रिश्तेदारी, इस पर मैं समझता हूँ सवाल उठाना उचित नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की नीति और रीति है, एकदम स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है, वो कोई भी रहे, हमारे परिवार का भी सदस्य अगर गलत कर रहा है, हम उसे बख्शते नहीं हैं। साबित हुआ, देखिए रिश्ते किसी के भी हो सकते हैं। कांग्रेस से कई लोग के रिश्ते हैं, कई लोग से अच्छे संबंध है, दोस्ताना रिलेशन है, तो व्यापारिक रिलेशन भी रहे, संबंध रहे हैं और हैं आज भी कई जगह। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अगर वो कोई अपराध व्यक्तिगत करता हो तो कोई कानून उसको बख्श देगा। कानून उसको बख्शने वाला नहीं है। अभी तो आरोपित हैं, अपराधी साबित नहीं हुए, आरोपित हैं, लेकिन आरोप तो है ना। 540 करोड़ की लेवी मजाक है क्या? 800 करोड़ का जो है हवाला मजाक है क्या? क्यों भागे फिर? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारी पार्टी के किसी हमारे पूर्व मंत्री के या पूर्व किसी नेता के साथ उनके पारिवारिक संबंध है। संबंध किसी के भी हो सकते हैं, संबंध का कोई उससे लेना देना नहीं है। क्या कभी हमारे किसी नेता ने बोला क्या वो गलत नहीं किए और उनके ऊपर आरोप जो गलत हैं उनको छोड़ दीजिए? ऐसा तो नहीं होता। रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी ने छत्तीसगढ़ के चर्चित आर्थिक मामलों की जांच को एक नया मोड़ जरूर दिया है, लेकिन अभी कई सवाल बाकी हैं। क्या पूछताछ से नए तथ्य सामने आएंगे? क्या जांच किसी और बड़े नाम तक पहुंचेगी? क्या एजेंसी अपने दावों को अदालत में साबित कर पाएगी, या फिर विपक्ष के राजनीतिक प्रतिशोध वाले आरोप मजबूत होंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। हम इस पूरे मामले की हर कानूनी और राजनीतिक अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। अगर आपको ये विश्लेषण तथ्यात्मक लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि ये जांच निर्णायक मोड़ पर है, या फिर ये राजनीतिक लड़ाई का एक और अध्याय है?